आवाज़ आ रही सबको? यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, पीएमएमसी टाइप, मूविंग आयरन टाइप, ठीक है, और उसके बाद आपका एक था इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप। इन तीनों तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को हमने स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब उसमें जैसे क्या है कि हमने एक आपको बताया था कि अगर कोई अमीटर है उसकी रेंज को अगर हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, तो इन रेंज को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं कि ये आपका एक कैलकुलेशन था कि उसके पैरेलल में एक शंट रजिस्टर यूज़ करते हैं अमीटर का। जैसे मान लो कोई अमीटर है, उसकी रेंज है कि वो 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है, और हमें क्या है कि उससे 15 एम्पियर तक की करंट मेजर करनी हो सेम इंस्ट्रूमेंट से, तो हम उसमें क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि एक 5 एम्पियर की रेटिंग के अमीटर से 15 एम्पियर का करंट मेजर कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हम उस अमीटर के पैरेलल में एक शंट रजिस्टर यूज़ करते हैं। अब वो शंट रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये कैलकुलेशन हम लोगों ने उसमें किया था, ठीक है, कि आर एस एच इक्वल टू आई एम आर एम अपॉन आई माइनस आई एम, या आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस वन, वेयर एम इज इक्वल टू कैपिटल आई अपॉन आई एम। आर एस एच क्या है? शंट ब्रांच जो हमने रेजिस्टेंस ऐड किया है उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर एम क्या है? जो आपका वोल्ट मीटर जो आपका अमीटर है उसका रेजिस्टेंस है। और उसके बाद आई एम क्या है? वो करंट है जो उस अमीटर में फ्लो हो रही है। और कैपिटल आई क्या है? कि जो टोटल करंट हम मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो टोटल करंट हम मेजर करना चाह रहे हैं वो वाला आपका करंट है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि फॉर सिंगल और फॉर मल्टी। उसी सिमिलर वे में अगर हमें क्या करना हो कि किसी वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना हो, तो उसके लिए हम क्या फिनोमिना अकर करते हैं, यानी क्या प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो अगर कोई आपका वोल्ट मीटर है, उसका मान लो वो 10 वोल्ट या 20 वोल्ट या 50 वोल्ट मेजर कर सकता है, उसकी रेंज है। अगर हमें क्या करना है कि उसकी रेंज को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो उसकी रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके सीरीज में, यानी वोल्ट मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। वो आपका क्या है कि उस वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज कर देता है। तो जैसे आपका ये मान लो एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे शो हुआ है कि ये आपका जो है वो वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये आपका वोल्ट मीटर है। इसके सीरीज में इसके सीरीज में हमने एक रजिस्टर ऐड कर दिया, ठीक है। अब वो रजिस्टर ऐड करने के बाद इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह का मैंने आपको बताया कि अमीटर का रेंज इंक्रीज करने के लिए उसके पैरेलल में या शंट में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। उसी तरीके से किसी भी वोल्ट मीटर का रेंज अगर हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, तो उस वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। इसको आपका क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए क्या आपका मतलब आपका सिंपल एक कैलकुलेशन है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, आई एम इज इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द मोमेंट, ठीक है। आई एम आपका क्या? आई एफ एस डी। आर एम क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। आर एस क्या है? मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, जो हमने सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड किया है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद V क्या है? फुल रेंज वोल्टेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मान लो सीरीज में कनेक्टेड है वोल्ट मीटर भी और उसी के सीरीज में आपका रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि जो करंट होगा वो वैल्यू सेम होगी, आई एस इक्वल टू हो जाएगा आई एम। तो अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करें इस सर्किट में, तो आपका क्या होगा? जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा होगा वो ड्रॉप, और इसके क्रॉस जो आपका मेजर हो रहा है वो ड्रॉप, ठीक है। ये दोनों आपका क्या होगा? सम होगा इस अप्लाइड वोल्टेज के, या ये आपका जो वोल्टेज यहाँ कनेक्टेड है उसके इक्वल होगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा आई एम आर एस प्लस आर एम।
क्योंकि सेम करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, उसमें करंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर। तो यहाँ से आई एम आर एस प्लस आपका आई एम आर एम हो जाएगा। यहाँ से अगर हम मान लो आर एस निकालना चाहें तो आई एम से दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर दें, तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वी वाई आई एम माइनस आर एम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये आपकी आर एस की वैल्यू हो गई, उसमें आपका देगा जब आपका न्यूमेरिकल आता है ना, तो उसमें आपका देता है कि अमीटर का उसका आई एम क्या है, जो वो वोल्ट मीटर में करंट फ्लो का वैल्यू देगा कि फुल इसके आपका वी क्या है, फुल रेंज वोल्टेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इसीलिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि वी क्या है आपका फुल स्केल। वो बोल देखता हूँ अगर इस पीपीटी में आपका न्यूमेरिकल मैंने अगर रखा होगा तो वहाँ से इसमें मतलब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें बुक में मिल जाएगा, जो आपका बुक है ना। हाँ हमें एमिटर की कैपेसिटी बढ़ानी होती है तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। बिल्कुल यदि हम ऐसा assume करेंगे कि एक सर्किट में वोल्टमीटर भी लग रहा है और एमिटर भी लग रहा है, तो हम्म। ये मतलब एमिटर के लिए उसके वो लगा दें वो रेजिस्टेंस केवल अमीटर, वो पैरेलल में जो लगाएंगे बेटा वो केवल अमीटर के, वोल्टमीटर के लिए ना ना, तो बस हम वोल्टमीटर की तो स्क्रीन पे लगा रहे हाँ हाँ, हैं तो उससे सब फर्क सर्किट में फर्क तो पड़ेगा ही। अब देखो, ना ना, अमीटर की कैपेसिटी पे, अमीटर की उस पे मतलब जो उसका रेंज है उस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि जब आप सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है कि लॉसेस तो इंक्रीज होंगे ही, क्योंकि उस रेजिस्टेंस में भी आपका, आप जैसे ये इसको क्या बोलते हो, मैंने बताया कि आपको एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। जैसे कई बार होता है ना कि कहीं कहीं पे हम मान लो एज ए इंजीनियर हैं और हमारे पास क्या है कि मतलब जैसे कहीं पे हम हैं 400 वोल्ट हमें मेजर करना हो, और पता चला हमारे पास क्या 200 वोल्ट तक मेजर करने का वोल्ट मीटर हो, तो अब ये दो तरीका हो सकता है, या तो दिमाग लगाएं कि कैसे इसकी रेंज को बढ़ा दें, या ऐसा क्या करें कि हम उसी वोल्टेज को मेजर कर लें। और दूसरा आपका तरीका है कि जाके मार्केट से नया वोल्ट मीटर लेके आओ। तो अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मतलब वहीं पे आपको दिमाग लगा करके एक रिजल्ट चाहिए, मतलब नेसेसरी हो कि अर्जेंट बेसिस पे नहीं नहीं हमको रिजल्ट चाहिए, तो अगर आप मार्केट में परचेज करने जाओगे, नया वोल्ट मीटर लेके आओगे तो उसमें टाइम लगेगा, और ऊपर से अगर गवर्नमेंट सिस्टम हो तो वहाँ तो आप जानते ही हो कि पहले एप्लीकेशन लिखो, फिर 4 जगह उस पर साइन करवाओ, तब उसके बाद आप मार्केट में खरीदने जाओगे। तब तक पता चला क्या कि रीडिंग हो करके और उसका एनालिसिस भी हो गया, और जो मतलब वर्क आपका था वो कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मतलब एक जैसे ये एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं, कि मतलब हमारे पास अगर कोई कम रेंज की इंस्ट्रूमेंट है और हमें क्या करना है कि उसकी रेंज को इंक्रीज करना है ना, तो उसके लिए क्या हमारे पास मतलब किसी तरीके का कोई एक सॉल्यूशन है, तो वो मतलब एक किसी ने सॉल्यूशन आपका क्या इस तरह का एक कनेक्शन कर करके और उसका सॉल्यूशन दिया है, तो उसी चीज़ को मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी सर्किट में एक्स्ट्रा डिवाइसेस ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसमें डिस्टर्बेंसेस तो आएंगे ही, सिस्टम की लॉस तो इंक्रीज होगी, इफिशियंसी तो रिड्यूस होगी। लेकिन हाँ ये है कि आपस में आप अगर मान लो कहीं वोल्ट मीटर भी ऐड कर रहे हो, मीटर भी ऐड कर रहे हो, तो उससे उनकी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर नहीं आएगा, लेकिन होल सर्किट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो आर एस की वैल्यू यानी जो आप सीरीज रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आर एस की वैल्यू आपकी क्या हो गई, वी अपॉन आई एम माइनस आर एम। आर एम क्या है, आर एम आपका जो वोल्ट मीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके बाद आई एम आपका क्या है, उस मतलब आपकी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है, अमीटर में जो वोल्ट मीटर में करंट फ्लो हो रहा है वही सेम करंट आपका रेजिस्टेंस में, और वी आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है,
ठीक है। तो इसको भी जैसे यहाँ पे क्या है कि हम कॉमन वगैरह लेकर के इसको भी m के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आपका एक तरह का सर्किट है कि मतलब जैसे उसमें अमीटर में हमने बताया था कि मल्टी रेंज, उसी तरीके से वोल्टमीटर को भी क्या कर सकते हैं हम मल्टी रेंज का बना सकते हैं। तो मल्टी रेंज बनाएंगे तो मान लो जैसे R1 R2 इस तरीके से एक कनेक्शन कर देंगे। मान लो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड होगा, V2 पे अगर कनेक्शन करते हैं तो केवल R2 ऐड होगा। तो इस तरह से हम क्या है कि मल्टी रेंज आपका मल्टी रेंज वोल्टमीटर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है। तो होता भी है जैसे आप अगर कुछ लोगों ने वोल्टमीटर डिजिटल मल्टीमीटर अगर आपने यूज किया हो, जो येलो कलर का आता है बॉक्स टाइप का, किया है यूज किसी ने? हाँ लैब में, ठीक है। तो उसमें आप देखते हो ना कि उसमें रेंज लिखा रहता है कि 0 से 20 वोल्ट मेजर करना है कि 200 वोल्ट मेजर करना है कि 400, तो उसमें यही तो रहता है। ठीक है। उसमें मतलब इंटरनली मतलब इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं। तो हम क्या है कि कौन से मतलब इसको देखो क्या करते हैं, उसका जो आपका जो स्विच होता है उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है। तो ये मल्टी रेंज इसी तरीके से बनाया जाता है। तो यानी उसके इंटरनल अगर आप सर्किट खोल के देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्टेड हुए मिलेंगे। और अगर अमीटर मतलब करंट की रीडिंग को मतलब वो होता है तो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस हो सकता है। यही रेजिस्टेंस इस तरह से मतलब क्या है कि आप वोल्टमीटर तो आपका मल्टीमीटर तो बहुत छोटा है, तो हो सकता है यही रेजिस्टेंसेस पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट हो रहे हो, कुछ इस तरीके का मतलब कनेक्शन किया गया हो। क्योंकि साइज कॉम्पैक्ट करनी है तो हमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो अमीटर या वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी वगैरह है। तो अब क्या है कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। यहाँ तक मतलब समझ में आया ना सबको? ठीक है। इस पे मतलब आपका न्यूमेरिकल देखो, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल ना आए लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। जो है आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर और उसके बाद जो पैरेलल में शंट रजिस्टर, ये आपका क्या है कि आगे फ्यूचर एग्जाम्स में आ जाता है। यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कई बार पूछ देता है, ऐसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह मैं जब शेयर करूँगा आपको, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा असाइनमेंट्स वगैरह जब दूंगा तो। ठीक है। ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी करने जा रहे थे। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको शुरू में ही थोड़ा मतलब शुरू में लेक्चर लिए थे तो बताए थे आपको कि सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन, ठीक है, ड्रिफ्ट, डेड जोन, डेड टाइम, ये सारी जो आपकी हैं टर्म्स हैं, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय मींस ऑफ अ क्वांटिटेटिव क्वालिटीज टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटीज को हम कैरेक्टरिस्टिक्स का टर्म दे देते हैं। दीज आर ब्रोकन इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड इज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेन टू अ सिस्टम वेयर द क्वांटिटीज टू बी मेजर्ड आर कांस्टेंट और वेरी स्लोली विथ टाइम। ठीक है। और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक आपका कौन सा होता है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डायनेमिक रिलेशंस इन्वॉल्विंग रैपिडली वेरिंग क्वांटिटीज। ठीक है। आप जैसे आगे चलते हैं तो ये शायद मैं इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना शायद। हाँ, एक्यूरेसी रह गई थी शायद, नहीं एक्यूरेसी भी बता दिया, सेंसिटिविटी हाँ ये भी बता दिया था, रिपीटेबिलिटी ये सारी चीज़ें तो बता दी थी मैंने। हाँ, ट्रिप जोन ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दी थी। लिनियरिटी, एरर्स रह गया था। ठीक है। तो ये देखो आपका एरर से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आना है। ठीक है। कितने टाइप्स का एरर होता है या किसी पर्टिकुलर टाइप के एरर को एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा। तो एरर, हाँ देखो नॉन लीनियरिटी जैसे क्या है कि अगर कोई भी आपका सिस्टम है,
ठीक है। तो उसका जैसे हम उस सिस्टम को तभी हम लीनियर बोलेंगे जब जैसे हम इनपुट देते जाएं तो उसका आउटपुट एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इंक्रीज होता जाए। अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो हम उसको लीनियर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और अगर क्या है कि आपका क्या कि हम इनपुट दे रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट जो है स्ट्रेट लाइन ना होकर के कुछ और वैल्यू, जैसे क्या है कि मान लो हम y इक्वल टू एम एक्स वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स आपका है तो क्या है, लीनियर फॉर्मूला है। लेकिन अगर वही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है, तो वो आपका नॉन लीनियर। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि LVDT, मैंने आपको बताया था कि LVDT आगे चल करके हम लास्ट यूनिट जो आपका 5th यूनिट है उसको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो वो आपका लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। LVDT बेसिकली आपका क्या है कि जो है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब आपका क्या है कि वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी भी कोई भी क्वांटिटी है जो जिसको मेजर करना है उसमें जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपका LVDT क्या करता है कि आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। थर्मिस्टर बेसिकली आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो आपका जब हम उसको स्टडी करेंगे लास्ट यूनिट में तो पूरा डिटेल में इसको स्टडी करना है। तो यहाँ लिखा तो है एनी डिपार्चर फ्रॉम स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप इन इज नॉन लीनियरिटी, यानी जैसे आपका ये वाली जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, ये आपका क्या है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का आपका जैसे इस तरह का आ रहा है तो ये आपका क्या है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, ओके, ठीक। तो नेक्स्ट आपका जैसे क्या है, एरर्स। तो एरर्स तो सबको पता है कि क्या है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू आपका वो वैल्यू होता है जो ऑलरेडी मतलब एक स्टैंडर्ड हो या ऑलरेडी हम किसी कैलकुलेशन के करने के बाद आपका क्या है कि फिक्स कर देते हैं, वो आपका ट्रू वैल्यू हो जाता है, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू क्या है कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से यूज करके वैल्यू मेजर करते हैं। जैसे क्या होता है, मतलब अगर रजिस्टर आप देख लो तो कोई रजिस्टर है तो उसका जो आपका उसको रजिस्टर को रीड करने का जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब कलर कोडिंग के थ्रू हम उसको पता कर सकते हैं ना कि कितने ओम का रजिस्टर है, ठीक है। और फिर उसी रजिस्टर को हम क्या करें, अपने जो आपका मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर, उस रेजिस्टेंस को मेजर करें तो आप देखोगे कि उसकी जो कलर कोडिंग की हेल्प से आपने जो वैल्यू निकाली है, ठीक है, और वो जो आपने मेजर की है उसमें हो सकता है माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो जैसे जो हमने उसकी कलर कोडिंग से निकाली तो एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया। और फिर हमने जब डिजिटल मल्टीमीटर से उसको मेजर किया तो जो वैल्यू आई वो आपकी क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, दिस इज द एरर, ठीक है। तो एरर इज व्हाट, एरर इज द डिग्री टू विच अ मेजरमेंट कन्फर्म्स टू द एक्सपेक्टेड और ट्रू वैल्यू। Errors are due to measuring instruments causing the change in the value of the parameter being measured or due to persons carrying out the measurements. Errors may be expressed as absolute or percentage. तो जो एरर होता है ये हम हमेशा किस में मेजर करते हैं या किस में कैलकुलेट करते हैं, हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में कर सकते हैं। तो जो आपका जैसे एरर जो आपका सर्किट में मिलता है, ठीक है, तो वो आपका क्या दो रीजन की वजह से हो सकता है। एक कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज किया है उसके किसी पैरामीटर में कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, तो पहला रीजन ये हुआ। दूसरा हो सकता है कि आप जो मेजर कर रहे हो वो ह्यूमन की वजह से कुछ ना कुछ उसमें मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एरर अकर्स इन मेजरमेंट। फर्स्ट वन इज ग्रॉस एरर्स। तो ग्रॉस एरर्स आपका किसकी वजह से होता है, ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक की वजह से होता है, तो उसको हम ह्यूमन एरर्स बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर्स में क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट्स एरर है, इन्वायरमेंटल एरर्स है, ऑब्जर्वेशनल एरर्स है, फिर आपका नेक्स्ट है आपका रैंडम एरर्स। तो आपका क्या इतने टाइप्स के एरर्स मेजरमेंट्स में आपके पॉसिबल है। हाँ बोलो बोलो बेटा।
हाँ नहीं, ये मतलब क्लासिफिकेशन है। देखो, ऑब्जर्वेशनल एरर आपका ह्यूमन एरर में आना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन ये आपका मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन है, उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। अभी आगे चल करके सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऐसे तो इन्वायरमेंटल एरर जो है वो भी आपका क्या है कि मान लो एक सिस्टमेटिक एरर हमने इसलिए कहा कि ये जो ग्रॉस एरर है वो केवल और केवल ह्यूमन बींग्स की वजह से हो सकता है। ऑब्जर्वेशनल एरर्स में क्या ह्यूमन भी हो सकता है और आपका इंस्ट्रूमेंट में भी तो एरर हो सकता है, क्योंकि आप केवल वर्ड्स को देख करके कह रहे हो कि सर ऑब्जर्वेशनल का मतलब ये है कि ये ह्यूमन बींग ही तो ऑब्जर्व करेगा, राइट। तो वो क्या है कि उसमें क्या है कि मतलब ये एक क्लासिफिकेशन है जिसे हमें क्या करना है कि मतलब एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज सारे टाइप के एरर जो है उसमें ह्यूमन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि मेजर कौन करेगा, ह्यूमन ही तो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि मान लो जितने टाइप्स के एरर्स हैं, पहले हम एरर निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टैटिक एरर और एब्सोल्यूट एरर, तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो मान लो अगर एरर डेल ए है तो इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू और माइनस ट्रू वैल्यू ए एम माइनस ए टी। तो यहाँ से मान लो अगर रिलेटिव स्टैटिक, ये का क्या था आपका स्टैटिक एरर था। अगर रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालना होता है तो रिलेटिव स्टैटिक एरर को हम मान लो एप्सिलॉन आर से शो कर रहे हैं एक तरह से। ये मतलब एक आपका क्या है, शो करने का एक पैरामीटर हमने एज्यूम कर लिया। जरूरी नहीं कि आप एप्सिलॉन से करो, जरूर आप किसी और भी जो आपके ग्रीक वर्ड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेल ए अपॉन ए टी या एप्सिलॉन नॉट अपॉन, जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका डेल ए, यानी जो यहाँ पे डेल ए था वही आपका एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन 80। तो परसेंटेज स्टैटिक एरर क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन आर इंटू 100। एप्सिलॉन आर क्या आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर है। तो अब मान लो 80 इक्वल टू इस फॉर्मूले से, जैसे हमें क्या करना है कि 80 मान लो ट्रू वैल्यू अगर आपको दिया हो कि इस सिस्टम में मतलब मेजर्ड वैल्यू ये है, ठीक है, और उसमें परसेंटेज एरर ये है, तो उसकी ट्रू वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हमें ट्रू वैल्यू निकालनी हो तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एम माइनस डेल ए। डेल ए क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू 80 से, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर इंटू 80, तो यहाँ से आपका क्या 80 को अगर इधर ले जाए कॉमन लें तो 80 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए एम अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो यानी वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आपका क्या है कि स्टैटिक एरर एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये आपका जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है कि अगर मान लो कहीं पे दिया हो न्यूमेरिकल में कि आपका ये मेजर्ड वैल्यू है और इस मेजरिंग में, इस मेजरमेंट में आपका ये स्टैटिक एरर है, तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देंगे। इसी तरीके से आपका 80 इक्वल टू क्या हो गया ए एम अपान 1 माइनस एप्सिलॉन आर। ये सबको समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है। इस वाले फॉर्मूले को आप देखो तो इस वाले फॉर्मूले में हमने 80 इंटू ए एम इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर कर दिया। तो इसमें आपकी वो मैथमेटिक्स यूज हुई है जो डिमायर्स लॉ बोलते हैं, ठीक है, कि आपका अगर कोई भी जो टर्म्स है अगर डिनोमिनेटर में है और उसको हमें न्यूमिनेटर में चेंज करना है तो उसको क्या करते हैं कि हायर, हाँ, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिक्स है। तो इस तरह से भी आपका क्या है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है, एक्चुअल आपका कैलकुलेशन कहाँ से होगा, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन ये वाला आपका क्या है, ये आपका अप्रोक्सीमेशन है। स्टैटिक करेक्शन मतलब उसमें करेक्शन कितना होगा, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट ए का मतलब आपका एरर जो है 1 एम्पियर है और जो आपकी ट्रू वैल्यू है 2 एम्पियर है।
इंस्ट्रूमेंट बी में आपका क्या है, एरर आपका 10 एम्पियर है, AT आपका क्या है, 1000 एम्पियर है। तो इसका परसेंटेज स्टैटिक एरर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से परसेंटेज स्टैटिक एरर जब फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें बता सकते हैं कि आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टैटिक एरर इसको जैसे यहाँ पे आपका देखो न्यूमेरिकल में डेल ए और AT की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूले में आप रख करके AT और डेल ए से AM निकाल लेंगे, ठीक है। और AM के बाद यहाँ से एप्सिलॉन R निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन R आपको बताएगा जो परसेंटेज आपका मतलब एरर होगा, स्टैटिक एरर जो रिलेटिव स्टैटिक एरर है, ये बताएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका बेस्ट होगा। तो उसको आप अभी चाहो तो निकाल के बताओ, अगर कॉपी किसी के पास कॉपी और पेन है। चलो कोई नहीं, ठीक है। आप इसको क्या है कि आराम से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके बताना, ठीक है। मैंने PPT तो शेयर कर ही रखी है, तो वहाँ से आप देख करके सॉल्व करके बताना कि इसमें इंस्ट्रूमेंट ए और इंस्ट्रूमेंट बी में कौन सा बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि एरर्स इन सम एंड डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। जैसे कई बार होता है ना कि जो आपकी 12th में आपने जो फिजिक्स पढ़ी थी, पहला चैप्टर शायद यही है, एरर्स। शुरू में जो फिजिक्स 1 हम जब पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका मेजरमेंट में भी आ जाता है कि एरर्स इन सम, अगर कोई क्वांटिटी सम हो रही हो तो उसमें टोटल वैल्यू में क्या एरर आएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वांटिटी आपका क्या हो रही है, डिफरेंस में आ रही है, तो उसके टोटल वैल्यू में क्या एरर आएगा। तो जैसे अगर कोई क्वांटिटी है, मान लो ई, जैसे दो मेजरमेंट कर रहा है, दोनों मेजरमेंट में हमें मान लो उसके क्रॉस वोल्टेज आ रहा है, उसमें परसेंटेज आपका क्या है, रिलेटिव एरर दिया हुआ है, ठीक है। तो ई अगर मान लो टोटल इसके क्रॉस वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एरर ये है, V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एरर ये है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो अगर कई बार आपका न्यूमेरिकल में हो सकता, जैसे ये वाला आपका न्यूमेरिकल है, थर्ड वाला देखो कि द थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 हैव द फॉलोइंग रेटिंग्स, ठीक है। डिटरमाइन द फॉलोइंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज में होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, सिंपल। तो उसका परसेंटेज लिमिटिंग एरर क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को मतलब इस तरह की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपका ये इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो आपका सम हुआ तो टोटल आपका क्या होगा, जो उसकी रियल वैल्यू थी वो, और प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, जो दोनों में आपका स्टैटिक लिमिटिंग एरर था, ठीक। इसी तरीके से अगर डिफरेंस हो तो डिफरेंस में भी आपका क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 और प्लस माइनस डेल V1 प्लस डेल V2। तो ये आपका क्या सम एंड डिफरेंस के लिए है। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ क्वांटिटी। अगर प्रोडक्ट में हो और डिवाइड में हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लो अगर वोल्टेज जो अप्लाई किया है इसमें इसकी वैल्यू ये है, और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ये है, तो अगर पावर में कितना परसेंटेज एरर होगा इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि परसेंटेज एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ कोसेंट ऑफ क्वांटिटीज इक्वल्स टू द सम ऑफ परसेंटेज एरर्स। तो जैसे क्या है कि P इक्वल टू आपका EI हो गया, E प्लस माइनस डेल आई, तो यहाँ से इस वैल्यू को निकाला गया। ये क्या है कि दोनों जो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होगा वो वेरी स्मॉल होगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज एरर्स इन टर्म्स ऑफ P, तो इसका क्या हो जाएगा, डेल आई अपॉन आई प्लस डेल ई अपॉन ई इंटू 100। यानी क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू परसेंटेज एरर इन आई प्लस परसेंटेज एरर इन ई। दोनों का अगर आपका क्या कर देंगे, क्वांटिटी को सिंपल ऐड कर देंगे, तो ई आई प्लस ई डॉट डेल आई प्लस आई डॉट डेल ई। तो जब इसको P के टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये एरर का फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो P इक्वल टू टोटल P की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एरर, ई आई प्लस परसेंटेज एरर इन आई प्लस परसेंटेज एरर इन ई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि स्पीड ऑफ रिस्पांस
और उसके बाद मेजरमेंट लैग। तो ये आपका जो एरर वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ढंग से। वो मतलब मैंने जो आपका बताने का था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इसमें मतलब जो एरर वाले में कहीं किसी को डाउट होता है, जैसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिएगा, अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे से एक बार डिस्कस कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारे मतलब इजी न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है उसमें आपका ये आंसर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका स्पीड रिस्पांस हो गया, मेजरमेंट लैग हो गया, फिडेलिटी हो गई, डायनेमिक एरर और मेजरमेंट एरर हो गया। तो इस डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक का हमने शुरू में ही बताया था कि ये आपका कब अकर होता है, जब आपका कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं वो बहुत ही तेजी से वेरी हो रहा हो। तो इट इज स्पीड ऑफ रिस्पांस का मतलब क्या होगा कि इट इज डिफाइंड एज द रैपिडिटी विथ विच अ मेजरमेंट सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंजेज इन द मेजरमेंट क्वांटिटी। तो मेजरमेंट लैग आपका क्या है कि इट रिफर्स टू रिटार्डेशन और डिले इन द रिस्पॉन्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू चेंज in measured quantity. The lag is caused by conditions such as capacitance, inertia or resistance. तो मेजरिंग लैग आर ऑफ 2 टाइप्स, रिटार्डेशन टाइप लैग और टाइम डिले टाइप लैग। क्योंकि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, लैग आप मान लो क्या है कि पता चला कि कोई क्वांटिटी बहुत तेजी से वेरी हो रही हो और आपने उसी कंडीशन में आपने मेजरमेंट नहीं किया, तो उस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम में रिटार्डेशन हो जाएगा। फिडिलिटी आपका क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच अ मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट्स चेंजेस इन द मेजरमेंट क्वांटिटी विदाउट एनी डायनेमिक एरर। कोई मतलब हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट उस पर अप्लाई कर रहे हैं और वो क्वांटिटी आपका क्या ऑटोमेटिक अपना वेरी हो रहा बिना ही किसी डायनेमिक एरर के, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, फिडिलिटी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक एरर और मेजरमेंट एरर। इट इज द डिफाइंड It is the difference between true value of the quantity changes with time and the value indicated by the measurement system if no static error is assumed। ठीक है, तो आपका क्या है कि डायनेमिक एरर या मेजरमेंट एरर आपका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी चेंजेस विद टाइम एंड द वैल्यू इंडिकेटेड बाय द मेजरमेंट सिस्टम इफ नो स्टैटिक एरर इज assumed। तो यहाँ पे आपका क्या है कि थोड़े से न्यूमेरिकल दो इसमें दिए हुए हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे लोग, न्यूमेरिकल को भी, और इसको स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा कि लोगों ने सॉल्व करके कितनी वैल्यू निकाली है। फिर भी अगर कहीं किसी को डाउट होता है तो हम उसके बारे में फिर से डिस्कस भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अब बोर्ड पे होता तब तो न्यूमेरिकल वगैरह करके देखते, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है। फर्स्ट यूनिट आपका लगभग फिनिश होने वाला है, एक लेक्चर और ले लूँगा मैं, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ स्लाइड्स में आपका ये जो एरर आपके स्टैटिक एरर्स मतलब जो हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेंगे। तो आपका ये क्या है कि आपका लगभग फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड यूनिट स्टडी करेंगे, तो एक आध लेक्चर और ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड है, ठीक है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू। ओके ओके।